बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली तीन चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। स्टाइकोमेट्री क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और यील्ड क्या है। हम इन्हीं के मल्टीपल चॉइस भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बेटा। आप थोड़ा सा इसको देख लें कि पहले ये टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप बन जाए, ताकि मुझे मल्टीपल चॉइस सॉल्व कराने में आसानी रहे। तो हम अपने टॉपिक को गो थ्रू करते हैं। आपको पता है स्टाइकोमेट्री का वर्ड कहाँ से आया बेटा? स्टाइको का मतलब होता है हमारे पास एलिमेंट, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की मेजरमेंट की कोई बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे पास हैं, टोटल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास इनकी तादाद कहीं पे अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए तो टोटल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है 30, जिनमें से चंद हम जानते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, बेशुमार इसकी तरह की 30 ब्रांचेस हैं। उनमें से स्टाइकोमेट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। जैसे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो कि बेसिकली ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अंदर से दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा रिलेशनशिप स्टडी होता है, क्वांटिटेटिव, और इसके लिए कौन सी इक्वेशन की जरूरत होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम इसे की पॉइंट में लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in balanced chemical equation, in balanced chemical equation is called stoichiometry। मैंने इस दो लफ्ज़ को यहाँ पे इसलिए लिखा कि बेटा एक तो आपसे पूछा जाता है कि स्टोइचियोमेट्री में कौन सा रिलेशनशिप स्टडी होता है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, एक होता है क्वालिटेटिव, यह है क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इसके लिए कौन सी इक्वेशन की जरूरत होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि आमतौर पर हम रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ते। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपको पता है कि ये कैलकुलेशन बेस है, ये न्यूमेरिकल बेस है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करती, मैं उसकी बात करने लगा हूं। ठीक है, लिख देते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करती। शॉर्ट में हम एक तो लिख लेते हैं कि ये हमें कंडीशन ऑफ रिएक्शन नहीं बताती। कंडीशन ऑफ रिएक्शन ये क्या होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी तो उसमें ऊपर टेम्परेचर दिया होता है, प्रेशर दिया होता है, उसके बाद कैटालिस्ट दिया होता है, ये इन्हें कहते हैं कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से कंडीशन ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलते। सेकेंड, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं बताती या प्रोडक्ट नहीं बताती। फिजिकल स्टेट से इसका कोई तल्लक नहीं होता। फिजिकल स्टेट ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं करती कि सॉलिड है, गैस है, या कोई और स्टेट हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इससे नहीं पता चलती। फिर इसी तरीके से इसका एक और ड्रॉप है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करती। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन है, प्रोसीड होता है तो एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो सकता है, तो इससे हमें नहीं पता चलता मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें रेट ऑफ रिएक्शन के, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इससे नहीं पता चलता कि रिएक्शन फास्ट क्यों है, स्लो क्यों है, तो ये बातें हमें नहीं बताते। यहाँ से भी आपसे मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है कि स्टाइकोमेट्री क्या एक्सप्लेन नहीं करती। अब इसके बेसिक हमारे पास अजम्पशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से नुकात हैं जिसके ऊपर ये बेस करती है। थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए फिर बेटा मल्टीपल चॉइस की तरफ हम चलेंगे। अजम्पशंस, इसके नुकात हैं, मेन पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट पे ये बेस करती है। अगर कहीं पूछा जाए कि इसके मेन पॉइंट्स कितने हैं, कितने अजम्पशंस हैं, तो हमारे पास 3 अजम्पशंस हैं। नंबर 1, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहती है ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑल द रिएक्टेंट इज completely converted into product। all the reactant को मैं R लिख रहा हूं, is completely converted
इनटू प्रोडक्ट। एक तो ये याद रखना है कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहती है कोई भी रिएक्टेंट कंप्लीटली तौर पे प्रोडक्ट में चला जाता है। सेकंड, इसका जो अजम्पशन है जिसके ऊपर ये बेस करती है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहती है देयर आर नो साइड रिएक्शंस, बाई प्रोडक्ट नहीं बनती। हालांकि हमें पता है कि केमिस्ट्री में बाज़ दफ़ा बाई प्रोडक्ट बनती हैं, गैसेस की फॉर्म में चीज़ें वेपोरेट हो जाती हैं, लेकिन इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं देयर इज़ नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन, यानी हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनती। फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किन दो लॉ पे बेस करती है। अगर आपने गो थ्रू सिलेबस किया हुआ है तो आपको फौरन ज़हन में आएगा कि ये दो लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ पे बेस करती है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तो ये है, और एक हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये आपके पास इनके ऊपर बेस करती है। अब हमारे पास इसमें कुछ रिलेशनशिप स्टडी होते हैं। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इतनी बताने वाली चीज़ें हैं कि अगर मैं एक टॉपिक को लूँ तो एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटा लग जाता है, लेकिन क्योंकि मेन चीज़ को लेके चलना है तो हम इसको लेके चलते हैं कि इसमें रिलेशनशिप कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो याद रखें कि हमें ये न्यूमेरिकली है सारे, इस पे ऊपर मल्टीपल चॉइस या तो थ्योरेटिकल पोर्शन से जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आएगा, या न्यूमेरिकल अभी मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या क्या है जी? मोस्ट, एक तो हम इसमें पढ़ते हैं जी मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। एक तो चीज़ का मास देगा, दूसरी चीज़ का मास आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। मास मोल रिलेशनशिप, हो सकता है कि मास दे दे मोल निकालने को, मोल दे दे मास निकालने को कह दे। फिर इसी तरीके से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये हम बुक में नहीं देखते लेकिन हो सकता है इसमें। इसी तरीके से मोल मोल रिलेशनशिप भी हो सकता है। बेशुमार हम रिलेशनशिप इस तरह के इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि इसके ऊपर एक दो मल्टीपल चॉइस देखते हैं कि किस तरह के एमडी कैट में मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं। सपोज करते हैं बेटा एक मल्टीपल चॉइस हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन उसने दे दिया है, अल्मुनियम है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करता है, वो कहता है Al2O3 बन गया। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन वो दे देगा आपको, या रिएक्शन बैलेंस नहीं भी करेगा तो आपने खुद बैलेंस करना है। बाज़ दफ़ा कहता है कि अल्मुनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करें, Al2O3 बनता है, इक्वेशन नहीं गिवन होती, आपने इक्वेशन खुद बनानी है। इसको बैलेंस करें तो हमारे पास इधर 2 लगा दें, यहाँ पे 4 लगा दें, इस जगह पे 3 लगा दें, आपको पता है ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सपोज करें कोई भी क्वांटिटी दी जा सकती है, मैं तो कोई पास्ट पेपर से क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ। तो हमारे पास अल्मुनियम है, सपोज करें वो कहता है कि इसका मास आपके पास 0.27 ग्राम है। तो आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन के ग्राम बता दें बेटा। देखो एक दे दिया है, मास दे दिया, दूसरी चीज़ का मास पूछ लिया, बेशुमार हो सकते हैं, मास दे के मोल भी पूछ सकता है, मास दे के वॉल्यूम भी पूछ सकता है। अब हमें जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट मास मास रिलेशनशिप लगा देना है। जैसे आपको जिसका डाटा गिवन है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखो, जिसका डाटा आपने फाइंड करना है उसे राइट साइड पे लिखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाओ। आपको पता है कि हमारे पास जो अल्मुनियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 27। उसका मास कितना होता है 27। तो यहाँ पे 4 मोल है इसके, तो 4 × 27 क्या बनेगा, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें 108 ग्राम बनते हैं। 108 ग्राम, इसका इक्वेशन बता रही है कि 108 ग्राम Al जब कंज्यूम होता है ऑक्सीजन, O2 का मास कितना पढ़ते हो बेटा 32, कितने मोल हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर दें 96 ग्राम बन रहा है। इक्वेशन से मैं देख के बता रहा हूँ। अब हमारे पास 96 ग्राम, ये तो मेरी इक्वेशन बता रही है मास मास रिलेशनशिप लगाने के लिए। मुझे उसने कहा था 0.27 ग्राम के लिए ये कैलकुलेशन करके देनी है आपने। आपको पता है यूनिटी मेथड अगर लगाएं तो ये 1 है तो उसके नीचे ले जाएं, 96 डिवाइडेड बाय 108,
ये आपके लिए आसानी के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ कि ताकि आप, मैं तो डायरेक्ट ऊपर काट के भी इसको लिख सकता हूँ। अब 0.27 के लिए क्या करेंगे, जितने ग्राम के लिए कहेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दें। 96 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 0.27। यहाँ बच्चे मेडिकल वाले फंस जाते हैं, आप पॉइंट में आ गए जी, कोई मसला नहीं है बच्चों। जब भी कोई चीज़ पॉइंट में आ जाए उसका पॉइंट ख़त्म करें, किसी 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, 1000 से करें, मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट गायब करें। ज़रा आप देखें, उसको उधर ही छोड़ दें। अगर 0.27 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है? 100 से। आपको पता है अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 27 बन सकता है बेटा। तो मैं अपने दिमाग में ये चीज़ लाऊंगा कि ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 27 है। 27 4 ज़र, आपको पता है कि 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 108 बन जाता है। अब 4 का टेबल 96 तक लेके जाए तो 4 2 ज़र 8 हो गया, 1 रह गया 16, 4 4 ज़र 16 24 हो गया। अब आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था? यहाँ पे 100 से। जो आंसर आया है आप उसको, जो आंसर आया उसको अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर को आप उससे डिवाइड कर दो। अगर इधर डिवाइड किया तो आंसर को उधर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हमने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लाजमी बात है 2.4, आपको पता है जितने जीरो होंगे इतने पॉइंट चला दें तो आंसर मेरे पास वहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो आपके पास 2.4 ग्राम, ये आपके पास इसका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो, एक का मास दे दिया, दूसरे का मास निकाल दिया। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको चीज़ आ जाएगी। एक और मल्टीपल चॉइस इसी टॉपिक के ऊपर हम देखते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट अगर मल्टीपल चॉइस देखें तो हमारे पास बच्चों इस जगह पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस में नेक्स्ट हमारे पास है NaNO3। NaNO3 हमारे पास है, उसका हम एक मल्टीपल चॉइस करते हैं। जैसे सपोज करें मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ NaNO3, बल्कि NaN3 का कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, वो कहता है इसको डिकम्पोज करो, सोडियम में गया प्लस N2 में गया। ये बैलेंस इक्वेशन उसने दे दी, नहीं दी तब भी इस तरह की बैलेंस मैं खुद कर सकता हूँ। यहाँ 2 लिख दूंगा, यहाँ 2 लिख दूंगा, ये 6 बन रहा है तो 3 लिख दूंगा। ये इक्वेशन के बने। अब उसका सवाल क्या है? उसका सवाल ये है कि अगर NaN3 1 मोल हो तो वॉल्यूम ऑफ N3 बता दो, वॉल्यूम ऑफ N2 बता दो, वॉल्यूम ऑफ N2 बताना है। ये आपने इस तरह का, अगर आप इसमें देखें तो आपको एक चीज़ का मोल दे के दूसरे का वॉल्यूम पूछा है। मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है बेटा, कोई भी रिलेशनशिप दिया जा सकता है। आपको पता है कि एक मोल कोई भी गैस हो तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये एट STP है। अगर RTP रूम टेम्परेचर हो तो 24 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ज़रा इस पे आते हैं तो उसने कहा कि 1 मोल के लिए क्या करोगे? तो NaN3, आपको पता है जो मोल रेशियो होती है वही वॉल्यूम रेशियो होती है। ये बच्चे को अगर चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, वो गैड्रो लॉ भी तो पढ़ते हो ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो मोल रिलेशनशिप होगी वही वॉल्यूम रिलेशनशिप होगी। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मोल दे दिए, वॉल्यूम पूछ लिया, बच्चे उसमें देखते रहते हैं कि कैसे करें। इक्वेशन क्या कह रही है? 2 मोल अगर इसके हों तो इसके क्या बनेंगे? 3, यानी इसका वॉल्यूम 2 गुना होगा तो उसका वॉल्यूम 3 गुना होगा। ऐसे भी इसको वॉल्यूम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि उसने कहा है 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या करना होता है? यूनिटी मेथड है ये, उसके नीचे ले जाएं, 3/2 कर दें। 3/2 क्या होता है? 1.5। ये मोल आ गए, N2 के मोल आ गए। 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है इतना है, तो आपके पास जितने मोल आ गए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें। 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो लाजमी बात है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही रहेगा, और 0.5 का मतलब इसका हाफ भी होगा, तो इसका अंदर 11.2 अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास 33 आपके पास, अगर इसमें देखें 22.414 डिवाइडेड, इसमें प्लस कर दें इसका हाफ, तो 2 तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि आपके पास ये 33.6 समथिंग इस तरह का आंसर आ रहा होगा। आप उसको सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर आपने वहाँ तक नहीं जाना होता, एक अंदाज़ा लगाना होता है। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा। तो देखिए, एक का मोल दिए, दूसरे का वॉल्यूम निकाल दिए। तो इस तरह के बेशुमार आप मल्टीपल चॉइस जो है आज घर जाके आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, देखेंगे कि मोल रिलेशनशिप से ही निकलेंगे। 1-2 की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी उसके अंदर ट्रिक्स भी हैं मल्टीपल चॉइस करने की, तो हम उस टॉपिक को गो थ्रू करते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है।
ठीक है, एक दफ़ा टॉपिक गो थ्रू इसलिए कर लें कि अगर किसी बच्चे को टॉपिक नहीं क्लियर तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोस्टली बच्चों को ये टॉपिक आता होगा, जस्ट आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करवानी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपको पता है कि ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे सपोज करें, कोई भी एग्जांपल लें कि अगर मैं आपसे कहता हूं आपके पास सपोज करें स्लाइसेस हैं 58 और कबाब आपके पास हैं 30 और आप बनाना चाह रहे हैं सैंडविच, तो एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब 2 स्लाइस ज़रूरत होते हैं। तो आपको पता है कि स्लाइसेस 58 है, तो आप 29 सैंडविच प्रिपेयर कर पाएंगे, स्लाइसेस आपकी ख़त्म हो जाएंगी, एक कबाब बाकी बच जाएगा क्योंकि 30 कबाब हैं। तो इसलिए जो चीज़ ख़त्म हो गई वो लिमिटिंग रिएक्टेंट और जो चीज़ बाकी बच गई उसे एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये कौन सा रिएक्टेंट होता है, आप कहते हैं किसी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होने वाला, इट कंज्यूम्ड अर्लियर। एक तो याद रखना है, इट कंज्यूम्ड अर्लियर। एक तो हमने ये याद रखना है कि ये किसी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होने वाला रिएक्टेंट होता है। सेकंड, जब ये जल्दी कंज्यूम होता है रिएक्शन लाजमी बात है कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कम देगा, ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई। यानी 2 रिएक्टेंट दिए जाए उनमें से जो कम प्रोडक्ट देता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, ये जल्दी कंज्यूम भी हो जाता है। जब एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो फर्दर रिएक्शन नहीं चल सकता, तो हम इसे कह सकते हैं इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है। अच्छा, इसको फाइंड करने के कितने स्टेप होते हैं ये भी पूछा जाता है। आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के अगर वो आपसे स्टेप पूछे तो आपके पास इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी इसका न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मोल, रिएक्टेंट के ग्राम देगा, मोल निकाल लेने, मोल ऑफ रिएक्टेंट कर लेने हैं। रिएक्टेंट के ग्राम गिवन होंगे उसे मोल में कन्वर्ट कर लें, या मोल दे देता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करें। फार्मूला वही है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सेकंड, मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करें, मोल ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन याद रखें बेटा, यहां पे जो मोल ऑफ प्रोडक्ट होंगे विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन होंगे। ठीक है, मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करनी है, ये ज़हन में रहे। थर्ड, आपने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, आप दोनों रिएक्टेंट को देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उनमें से कौन सा प्रोडक्ट कम देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एक दफ़ा टॉपिक गो थ्रू कराया, अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक रिएक्शन है कि पहले हम बुक से ही चलते हैं ताकि आसानी से समझ आए। H2 + O2 H2O। पहले तो हम बुक के मेथड से इसको करते हैं कि ये देखें एक रिएक्शन दिया हुआ है, हम बुक में जैसे चलते थे उस तरीके से चलते जाते हैं। मेरे पास H2 के मोल हैं, सपोज करें 10 मोल, और O2 के मोल हैं 7 मोल। तो मैं आपसे कहता हूं इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। आप पूरे मेथड पे जाएंगे, पहले हम पूरे मेथड पे जाने लगे हैं, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने लगा हूं। जैसे इस पूरे मेथड पे अगर हम जाएं तो पहले रिएक्टेंट के मोल फाइंड करने हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। पहले रिएक्टेंट के लिहाज से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालो, सेकंड स्टेप है। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है 2 और इसके भी मोल 2 हैं। अगर इसका 1 मोल होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके पास कितने मोल हैं, ये 10, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 मोल। ये तो आपने अपने मेथड से कर दिया। अब दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसको ज़रूर ध्यान से सुनना है। और आपके पास इक्वेशन बता रही है 1 मोल होगा तो ये 2 मोल होगा, और अगर इसके 7 मोल होंगे तो ये 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 मोल आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। ये बन गई। अब हमारे पास
इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, देखो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पूरे मेथड पे नहीं जाना, उधर आपने क्या करना है बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, ऊपर लिखने गिवन मोल, गिवन मोल उस चीज के, जो भी चीज सब्सटेंस होगी, जैसे इसके गिवन मोल डिवाइडेड बाय इक्वेशन मोल, इक्वेशन मोल। ट्रिक लगानी है, खुद पता चल जाएगा। मैं जैसे कहता हूं H2 के गिवन मोल बताएं, आप कहेंगे सर 10, इक्वेशन के मोल बताएं 2, आंसर क्या आया 5। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने मोल आपके पास, ऑक्सीजन गिवन मोल जो है 7, इक्वेशन के मोल ऑक्सीजन के साथ 1 आ रहा है आपके पास 7। इससे भी पता चल रहा है, देखो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसने कम प्रोडक्ट दी। अब मैं आपसे पूछता कितनी प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट कितनी बनेगी, तो बच्चों वो भी तरीका है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो आंसर आया उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया, जो प्रोडक्ट के मोल होंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने इस तरीके से गिवन मोल ओवर इक्वेशन मोल, फिर गिवन मोल ओवर इक्वेशन मोल, इनमें से कम मोल जो आए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, अगर उसने क्वेश्चन पूछा कितनी प्रोडक्ट बनेगी, तो बेटा आपने क्या करना है, जो मोल प्रोडक्ट के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट ये देगा। अगर मैं कहूं इसको, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 14 मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा, अगर प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट के मोल भी पता चल जाते हैं। देखो सारा काम वही कर रहे थे। एक और पे आते हैं, अब हमारे पास है एक और क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड, एक और मल्टीपल चॉइस कि सपोज करते हैं आपको एक इक्वेशन गिवन है a प्लस बी इंटू डी हो गया जी। अगर सपोज करिए ये 4 मोल है, ये 2 मोल है, या ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, इसको 2 मोल कर दें, ये हमारे पास है। और अगर वो कहता है ए के मोल हैं आपके पास 4.5 और बी के मोल आपके पास हैं 5.5, ठीक हो गया, ये आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ये ऐसे कर सकते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना कौन सा होगा, तो क्या होगा, गिवन मोल ओवर इक्वेशन मोल। गिवन मोल कितने हैं जी 4.5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन मोल, ये हो गए। आपको पता है इसका आंसर आएगा जी 2 इसका हाफ क्या होता है, ये आएगा आंसर। और बी के मोल कितने होंगे, बी के मोल गिवन मोल कितने हैं जी 5.5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन मोल 4, ये तो आ गया 1। ठीक है, अब 1 रह गया बच्चों इसके पास, ये 14 बन गया, तो आपको पता है 15 बन गया। 4 का टेबल 3 तक जाए तो 12 बनता है, 4 3 12, अभी 3 रह गया। ठीक है, और उसके साथ आपके पास क्या रह गया, 4 0 लगा दे तो हमारे पास 4 का टेबल 7 तक जाए तो हमारे पास 28 बनता है। अब 30 रह गया, 2 रह गया, और 2 के साथ अगर आप इसको तो 5 हमारे पास 4 5 20 बन गया, ये हमारे पास आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा खुद करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा इस पर जोर देना है। अब मैं आपसे कहता हूँ सपोज करें मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर दिया कि आप कहते हैं बी इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसने कम प्रोडक्ट दी। अब मैं आपसे कहता हूँ प्रोडक्ट कितनी बनी, ऑप्शन नहीं है, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। उसने कहा जब ए बी से रिएक्ट करता है डी में जाता है कितने मोल प्रोडक्ट बनती है, तो फिर भी आप गिवन मोल और इक्वेशन मोल लगा के आप ये निकलेंगे। अब इनमें से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के मोल से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करने का फायदा कोई नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये आंसर हमारा होगा। और बच्चों इसको आपको पता ही है कि ये हमारे पास 2 पॉइंट, और इसको अगर आप डबल करें तो ये आपके पास तकरीबन 2 पॉइंट इसका बनता है जी 75 मोल्स। ये आपके पास, इसको आप इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो ओवरऑल बच्चों ये इसका मल्टीपल चॉइस था जी। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन है यील्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन यील्ड के ऊपर है कि यील्ड में क्या चीज़ पूछी जा सकती है, तो हम उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है यील्ड। आपको पता है कि यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड।
थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा इस थ्योरेटिकल यील्ड के बहुत सारे नाम हैं। इसको लोग न्यूमेरिकल यील्ड भी कहते हैं, इसको लोग कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, लोग इसको स्टिशियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। और दूसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास है एक्चुअल यील्ड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। एक्चुअल यील्ड इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इज आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड या स्टिशियोमेट्रिक यील्ड। ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड with the help of balanced chemical equation। ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली जाए उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड हम कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from the experiment, amount of product obtained from experiment। ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। कौन सी यील्ड लेस होती है बेटा? याद रखें एक्चुअल यील्ड जो होती है मोस्टली लेस होती है। एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, अब इसकी क्या वजह पढ़ते हो? एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से? मुख्तलिफ रीज़न होती हैं बेटा। हम मुख्तलिफ रीज़न देखें तो हम एक रीज़न पढ़ते हैं कि देयर में बी इम्प्योरिटीज़ इन रिएक्टेंट। एक क्या हो सकते हैं? इम्प्योरिटीज़ इन रिएक्टेंट हो सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है? एक्चुअल यील्ड कम होने की क्या वजह है थ्योरेटिकल यील्ड से? साइड रिएक्शन हो सकते हैं जी, बाई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। और क्या हो सकता है साइड रिएक्शन के अलावा? मैकेनिकल लॉस हो सकता है, चीज़ें ज़ाया हो सकती हैं बेटा। सारी चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट। मैकेनिकल लॉस हो सकता है जी। और क्या होता है जी? हम कहते हैं कि रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? आपको पता है कि मैनी शॉर्ट कम इन एक्सपीरियंस वर्कर से मैनी शॉर्ट कमिंग हो सकती हैं। इन एक्सपीरियंस्ड वर्कर ये हमारे पास है, इनको आपने देखना है। अब मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहते हैं परसेंटेज यील्ड जो है ये एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन बताती है। आपको पता है ये मल्टीपल चॉइस आता है कि एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेक्ड विद, तो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेक्ड विद परसेंटेज यील्ड, इससे पता चलती है। ऊपर क्या लिखते हैं? एक्चुअल यील्ड, ठीक है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या होगा जी? 100। ये हमारे पास है इसका। अब इसमें ज़हन में रहे कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ से बच्चों आगे काफ़ी मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं। जो किसी भी रिएक्शन की अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होती है ना बेटा, वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है। जैसे मैं सपोज करें एक रिएक्शन देता हूँ, मल्टीपल चॉइस रिएक्शन है जी N2H2, बैलेंस रिएक्शन है, अमोनिया बन रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करें H2 आपके पास 9 ग्राम है और हमारे पास अमोनिया के जो ग्राम बनते हैं वो है 34 ग्राम। परसेंटेज यील्ड बता दें, सवाल है परसेंटेज यील्ड बता दें। आपका टाइम बचाने के लिए बच्चों मैं शॉर्ट लिखता हूं। तो पहले क्या करना है, ग्राम वाले भी लेके चल सकते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2, तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 9, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 2.0162 भी लिख सकते हो, 4.5 हो गया मोल। ये मोल आ गए। अब आपको पता है H2 में और अमोनिया में रेशियो लगा लो, इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो मोल आएंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। तो इक्वेशन बता रही है 3 मोल 2 मोल। अगर ये 1 होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास कितने मोल हैं? 4.5। तो ये आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.5। 4.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 9 बनता है। 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 मोल्स। 3 मोल अमोनिया बन गया बेटा, 3 मोल ऑफ अमोनिया आ गया। मुझे यहाँ पे थ्योरेटिकल जो एक्चुअल यील्ड जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगी वो एक्चुअल यील्ड है, वो हमेशा ग्राम में है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो
अमोनिया के ग्राम निकालने के लिए आपके पास मास इन ग्राम 3 है, इसका मोलर मास कितना होता है 17, तो 51 ग्राम आ गया। अब फार्मूला लगाएं बेटा, ये वाला फार्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूं, ये जो आपने ऊपर लिखा है, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्चुअल यील्ड 34 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड 51, ये जो मैंने न्यूमेरिकली कैलकुलेट की, इनटू क्या करेंगे 100। जो टेबल आसानी से जा सकता है वो लेके जाएं। 17 का टेबल जा रहा है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 बन गया डिवाइडेड बाय 3। अब थोड़ा सा बच्चों वाला काम शुरू करें। 3 का टेबल पहले 20 तक लेके जाएं, तो 3 का टेबल 20 तक लेके जाएं तो 3 6 18 होगा, फिर 2 रह गया 20 बन गया, फिर 3 18 हो गया, फिर पॉइंट और फिर 2 रह गया, फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। ये 66% इसकी परसेंटेज आ गई। तो ये थोड़ी सी आपके काम करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल। बच्चों टाइम कोशिश की है कि बैलेंस करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि सर एक शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करें। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, मैं कहता हूँ CaCO3 एक और मल्टीपल चॉइस है। ये डिकम्पोज होता है, CaO में जाता है प्लस CO2 में जाता है। मैं अगर आपसे कहता हूँ CaCO3 है 50 ग्राम और CaO 21 ग्राम बनता है। प्रोडक्ट की जो हमेशा प्रोडक्ट गिवन होगी ना, प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन होगी, वो कौन सी यील्ड होगी, वो एक्चुअल। मैंने कहा था कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होगी वो एक्चुअल यील्ड होगी, ये एक्चुअल यील्ड है। अब हमारे पास क्या करना है, रेशो लगाएं CaCO3 और CaO में मोल निकाल लें तब भी ठीक है, नहीं तो मास मास रिलेशनशिप। इसका मोलर मास क्या होता है, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन एक का 3 × 16 48। तो ये हमारे पास 100 ग्राम इक्वेशन बता रही है। इसका अगर 100 ग्राम हो तो इसका 40 प्लस अब आपके पास 16 56 ग्राम होगा। ये इक्वेशन से देख रहा हूँ, इसका 1 मोल मतलब इतना मास है, इसका मोलर मास ये है। अगर ये 50 हो जाए बेटा, यूनिटी मेथड भी लगा सकते हैं, अगर ये 50 होगा यानी इसका आधा हो जाएगा, आधा होगा, तो इसके भी ग्राम क्या हो जाएंगे, अगर ये 50 हो गए तो ये भी 50 हो गया, 28 ग्राम हो गया। तो ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन करके निकाल दिया इस तरीके से, ये जो आई है ये तो थ्योरेटिकल यील्ड आई है, एक्चुअल यील्ड मेरे पास थी। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब आप इस पर सिंपल टेबल ले जाएं, कोई किसका टेबल जा सकता है। अगर हम 7 का टेबल लेके जाते हैं तो 7 3 ज़र कितना होगा 21, 7 4 ज़र कितना होगा 28। अब हमारे पास ये आ गया जी 300 डिवाइडेड बाय 4 का टेबल आप लेके जाएं 30 तक पहले, तो 4 7 ज़र 28, 2 रह गया 20, तो हमारे पास 7 आपको बताया कि 4 का टेबल 20 तक लेके जाएं तो ये हमारे पास 4 5 ज़र 20 हो गया। ये 75% इसकी यील्ड आती है। तो ये हमारे पास इस तरह के मल्टीपल चॉइस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया। थैंक यू वेरी मच। बंद कर।